वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 160। ठीक है, 50 प्रश्न इसमें हम कवर करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो हम कवर कर रहे हैं उसमें अगला जो अध्याय है तीसरा अध्याय है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। 50 प्रश्न में इसको हम कवर करेंगे और प्रश्नों के जो टॉपिक होंगे वो प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, अगर बीएससी की होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा। और प्रदूषण के जो प्रभाव हैं जैसे कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन और ओजोन परत से संबंधित प्रश्न होंगे। ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक कचरे का निपटान कैसे किया जाए उसकी रिसाइकलिंग पे प्रश्न होंगे। ठीक है, मेनली वायु, जल, मृदा, ध्वनि प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण और ठोस कचरा प्रबंधन। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे 50 प्रश्न। वैसे तो एक रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, पांचवा प्रकार। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं चारों प्रदूषण से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सभी को पता होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। वन टाइम एक छोटा सा अमाउंट है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सूर्य की गर्मी को रोक लेती है और इसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। लाइकेन्स पे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। लाइकेन को किसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? लाइकेन जो है वो एसिड रेन इंडक्टर की तरह काम करते हैं, यानी अम्ल वर्षा सूचक भी हैं लाइकेन। और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में भी काम करते हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन उगते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो प्रदूषित है, सल्फर डाइऑक्साइड है वहाँ की हवा में। तीसरा प्रश्न है, पर्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? ठीक है, एयर में होता है ये भी वायु प्रदूषण। PM यानी पर्टिकुलर मैटर 2.5 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास होता है 2.5 माइक्रोमीटर से कम। ये सांस के जरिए मनुष्य के फेफड़ों की गहराई में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ताजमहल को मुख्य रूप से किसके कारण खतरा हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है, यानी जो इससे SO2 से उत्पन्न होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन भी है इसका आंसर। मथुरा रिफाइनरी और आसपास के उद्योगों से निकलने वाली जो SO2 है और NOx गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, जिससे संगमरमर का जो सफ़ेद पत्थर का रंग है वो पीला पड़ रहा है। इसको बोलते हैं स्टोन कैंसर। काफ़ी क्वेश्चन इसमें काफ़ी इजीली होंगे, लेकिन अपने को तो सिलेबस कवर करना है तो वो इजीली भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसें कौन सी हैं? बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में। सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी SO2 और NOx। जब SO2 और NOx वातावरण में नमी के साथ क्रिया करते हैं तो वे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में धरती पर गिरते हैं। ठीक है, बारिश के साथ। ग्रीन मफलर इम्पोर्टेंट है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर है, जैसे कि ये रोड है तो रोड के किनारे पेड़ों की कतारों को लगाना। ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है ये। सी है इसका आंसर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों और बस्तियों के किनारे घने पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं और टेम्परेचर को भी
ठीक है, इसलिए पेड़ कटने नहीं चाहिए, नए लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो पुराने लगे हुए हैं वो ही कटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? क्योंकि जो भी नए पेड़ लगेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल लग जाते हैं और कार्बन एमिशन रुकने वाला है नहीं, तो जो लगे हुए हैं उनको ही कटने से बचा लो। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल, बी है इसका आंसर। देखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, कहीं मल भी लिखा रहता है तो डेसिबल है। सामान्य बातचीत लगभग 60 डीबी यानी डेसिबल होती है, जबकि 80 डीबी से ऊपर की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? पेयजल में कैडमियम की अधिकता से बीमारी होती है इटाई इटाई। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण के कारण हड्डी और जोड़ों में गंभीर दर्द होता है, जिसे जापान में इटाई इटाई नाम दिया गया था। मैच मैच करने के लिए पूछ लेता है ये। मिनीमाटा डिसीज किस तत्व के प्रदूषण के कारण होती है? मिनीमाटा होती है पारा, मरकरी, बी है इसका आंसर। पारा युक्त औद्योगिक कचरा जब समुद्र के पानी में गया तो वहाँ की मछलियाँ संक्रमित हो गईं। उन मछलियों को खाने से लोगों में तंत्रिका संबंधी मिनीमाता रोग हो गया, तो पारा, मरकरी। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा है, दोनों करेक्ट है। इसका उच्च मान क्या दर्शाएगा? पानी बहुत साफ है, पानी अत्यधिक प्रदूषित है, पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पानी पीने के लिए सुरक्षित है। देखिए, बीओडी की अगर उच्च सांद्रता है तो इसका मतलब यह है कि पानी जो है वो कंटामिनेटेड हो चुका है, यानी पानी गंदा हो चुका है, पानी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पानी पीने के योग्य नहीं रहा। बी है इसका आंसर। बीओडी यह मापता है कि पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उच्च बीओडी मतलब अत्यधिक प्रदूषण। 11, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? यह है पृथ्वी, तो सबसे पहली जो परत है वो है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। ठीक है, जो बिजली की चमक, बादल बादल जो बनते हैं वो सब क्षोभ मंडल में बनते हैं, और जो ओजोन लेयर है वो इसमें पाई जाती है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई है समताप मंडल की पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर। क्या करती है ओजोन परत? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज को अवशोषित करती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन अणुओं को तोड़ देती है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना या ओजोन परत का संरक्षण? ओजोन परत के लिए आ जाए तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यहाँ। हाँ ठीक तो है। ओजोन परत के लिए आ जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या जी यानी ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, बी है इसका आंसर। मुख्य उद्देश्य, देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, विशेषकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकना। ठोस कचरा प्रबंधन में जो 3R हैं उनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ है रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बी है इसका आंसर। देखिए, कचरा कम करने के 3 मुख्य तरीके
रिड्यूस यानी उपयोग कम करना, रीयूज़ पुनः उपयोग करना और रिसाइकल पुनर्चक्रण। प्लास्टिक कचरे के निपटान की कौन सी विधि सबसे अधिक हानिकारक मानी जाती है? सबसे अधिक हानिकारक है खुले में जलाना, ठीक है। ओपन बर्निंग करोगे तो उससे हानिकारक गैसें जो है एटमॉस्फेयर में जाएंगी। लैंडफिल सुरक्षित है, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग सुरक्षित है, सड़कों के निर्माण में उपयोग सुरक्षित है। प्लास्टिक को खुले में जलाने से डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसी अत्यधिक जहरीली गैसें निकलती हैं जो कैंसर का कारण बनती हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में किसका करेंगे? फंगी का, बैक्टीरिया का, अर्थवॉर्म का या फिर तिलचट्टे का यानी कॉकरोचेस। जो कॉकरोच है वही तिलचट्टा बोलते हैं उसको हिंदी में, तो इससे तो मतलब है नहीं कोई। वर्मी कंपोस्टिंग में यानी वॉर्म होगा वो, यानी केंचुआ, अर्थवॉर्म। केंचुए की मदद से जैविक कचरे यानी सब्जियों के छिलके को खाद में बदलना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? खासकर नॉर्थ इंडिया में उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। घर में सीधा कैंसर आता है इससे। देखिए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर देते हैं और उसे जहरीला बना देते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। ये सीरीज़ भले ही यूपीपीएससी पीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जीएस आती है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्रिफिकेशन का संबंध किससे है? यूट्रिफिकेशन कई बार कवर कराया मैंने। सुपोषण इसको बोलते हैं हिंदी में। जल निकायों में पोषक तत्व की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जो शैवाल हैं वहाँ उनकी अनियंत्रित वृद्धि होगी, जिससे जल निकाय का जो पानी है वो अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, और अलगल ब्लूम बन जाएगा इससे। जब जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो शैवाल यानी एल्गी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जलीय जीव मरने लगेंगे और वाटर फ्लो रुक जाएगा। ई वेस्ट यानी ई कचरे में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ई वेस्ट तो रसोई का कचरा थोड़ी होगा। ई वेस्ट प्लास्टिक की बोतलें, कागज, कपड़े। ई वेस्ट है खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल के उपकरण, पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने पर जो कचरा उत्पन्न होता है उसे ई कचरा कहा जाता है। इसमें पारा और सीसा यानी मरकरी और लेड जैसे भारी तत्व होते हैं। ये बैटरीज का जो कचरा है ईवी की, ये भी ई वेस्ट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? ये होता है नाइट्रेट। देखिए, पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, जिससे बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है। नंबर 21 पर आ जाइए। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो क्या है? जो ध्वनि है उसको तो डेसिबल में, और ओजोन परत की डॉप्सन इकाई भी है आंसर। ओजोन परत की सांद्रता या मोटाई को डॉप्सन इकाइयों में मापा जाता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? फ्लाई ऐश होता है जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है वो हैं। देखिए, कोयले के जलाने से निकलने वाली महीन राख को फ्लाई ऐश कहते हैं, जो हवा और मिट्टी को प्रदूषित करती है। और पराली जलाने से भी निकलती है ये। 23वां प्रश्न है, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? जीवों की संख्या बढ़ाना, पौधों में वृद्धि होना,
पौधों की वृद्धि होना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ना। ये तीनों में से कोई नहीं है। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों की सांद्रता बढ़ना। देखिए, जब डीडीटी जैसे जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो वे उच्च स्तर के जीवों जैसे कि मनुष्य या पक्षी में जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानी इलाकों विशेषकर पश्चिम बंगाल में भूजल जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब ये नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ रहा है। नॉर्थ इंडिया का पानी धीरे धीरे कंटेमिनेटेड होता जा रहा है। ठीक है, आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, यूरेनियम तक पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग तो नहीं है बायोडिग्रेडेबल, कांच की बोतल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्युमिनियम की कैन भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यह हैं सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। सी है इसका आंसर। जैविक कचरा वह होता है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से खाद में बदला जा सकता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? देखिए, जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम चले जाओगे तो विलयन जो है वो अम्लीय होता जाएगा। ठीक है, एसिडिक होता जाएगा, और 7 के ऊपर जब जाएंगे तो क्षारीय होता जाएगा यानी बेस। तो एसिड रेन तो अम्लीय होती है यानी 7 से कम होगा। 7 पे तो उदासीन है, 7 से अधिक तो क्षारीय हो जाएगा, 10 से अधिक तो ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, 5.6 से कम होगा। बी है इसका आंसर। सामान्य वर्षा का जो पीएच है वो 5.6 होता है। जब यह 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा माना जाता है, एसिड रेन। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग क्यों कठिन है? बहुत नरम होता है, गलत। पानी में घुलनशील है बहुत धीरे धीरे, लेकिन बहुत महंगा है, सस्ता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर होते हैं। सबसे अच्छा उत्तर होगा बी। देखिए, प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीवीसी, जो घरों में पानी आ रहा है ना वो पीवीसी के पाइप ही होते हैं। और पीईटी पैट, जो आप ये कैन है, ये कोल्ड ड्रिंक की कैन, और ये जो पानी की जो बोतल बनाई जाती है ना, जो डेली दैनिक दिनचर्या में उपयोग हो रही हैं, ये सब पैट की बनी होती है। और HDPE, इन्हें अलग अलग करके पुनर्चक्रित करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, स्मॉग। स्मॉग किन दो शब्दों के मेल से बना है? स्मॉग यानी प्रदूषण, ये बनता है फॉग से। ठीक है, फॉग के साथ स्मोक से, SMOKE, यानी धुआं। यह है धुआं और यह है कोहरा। ए है इसका आंसर। जो स्मॉग है मुख्य रूप से धुएं यानी स्मोक और कोहरे यानी फॉग का मिश्रण है। यह वायु प्रदूषण का एक रूप है जो वाहनों और कारखानों के उत्सर्जन, वाष्पशील रसायनों और कोहरे के आपस में मिलने से बनता है। आज से 20-25 साल पहले केवल ये आता था सर्दियों में, लेकिन अब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये आता है, जो मानव प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक है। गांव में आज भी ये आता है, पहाड़ों पर ये आता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये बढ़ रहा है, तो हर जगह ये मिलेगा आपको। और स्मॉग जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग और दूसरा है सल्फ्यूरस स्मॉग। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो आज के समय में शहरों में दिखने वाला
सबसे आम स्मॉग है, और जो सल्फ्यूरस स्मॉग है यह अक्सर कोयला आधारित उद्योगों और सर्दियों के मौसम में बनता है। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया था? कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 1980 के दशक के मध्य में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र पाया था। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून है? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 संशोधन हुआ था इसमें 1987 में। सॉरी, ध्वनि प्रदूषण लिखा है भाई। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून है? जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वायु अधिनियम 1981? ध्वनि प्रदूषण को यही है, वायु अधिनियम 1981 संशोधन हुआ इसका 1987 में। 1987 में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी वायु प्रदूषक की श्रेणी में शामिल किया गया था, इसलिए ये उत्तर है। मिट्टी के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? सॉइल की जो सैलिनिटी है, सैलाइन हो जाता है, वो कैसे हो जाती है? भारी वर्षा से, जैविक खाद का उपयोग करके, वनीकरण करके तो अच्छा होगा ना ये। अत्यधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन, इसी से आता है खारापन। देखिए, अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी की निचली परतों के जो लवण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे मिट्टी खारी और अनुपजाऊ हो जाती है। प्लास्टिक की बोतलों को बनाने में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो दैनिक दिनचर्या में प्लास्टिक की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक की कैन हैं, वो बनाई जा रही हैं पैट से, यानी पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। हानिकारक भी है ये मानव शरीर के लिए। और जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उससे घर में पानी आ रहा है। जो तार वायर हैं उसके ऊपर भी इसकी परत चढ़ी रहती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। देखिए, पैट यानी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट का उपयोग आमतौर पर पीने के पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बनाने में होता है, क्योंकि ये हल्का और पारदर्शी होता है। और एक है पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मजबूत, टिकाऊ और हल्का सिंथेटिक प्लास्टिक है। इसका उपयोग पानी के पाइप, बिजली के तारों की कोटिंग और आजकल घरों की आकर्षक पीवीसी फॉल्स सीलिंग और दरवाजों में किया जाता है। समुद्री प्रदूषण यानी मैराइन पोल्यूशन का सबसे आम कारण क्या है? सबसे आम कारण है तेल का रिसाव, ऑयल स्पिल्स। जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव के कारण समुद्री सतह पर तेल की परत जम जाती है, जिससे समुद्री जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फोटोकेमिकल स्मॉग में मुख्य रूप से क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में होती है ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी। केवल धूल होती तो नुकसानदायक ना होती, केवल नाइट्रोजन, केवल नमी। गलत, बी है इसका आंसर। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx और हाइड्रोकार्बन क्रिया करके ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं। कचरे से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंडफिलिंग, डंपिंग, बायो रेमिडिएशन या इंसिनरेशन। कचरे से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, इंसिनरेशन। ठीक है।
इंसिनीरेशन। इंसिनीरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे को बहुत उच्च तापमान पर जलाकर ऊर्जा यानी बिजली या गर्मी प्राप्त की जाती है। और एक है यहाँ पर लैंड फिलिंग, इसमें कचरे को एक गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो उसको लैंड फिलिंग बोलते हैं। ये कचरे को खुले में फेंकना या खुले में रख कर जलाने से कहीं ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। लेकिन ये हानिकारक तब हो जाता है जब ये ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, भूमिगत जल में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे तेजी से जुड़ती है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो एक कैंसरकारी है, कैंसर कारक है, कार्सिनोजेनस। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है, जिससे दम घुटने लगता है। पायरोलिसिस। पायरोलिसिस टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पायरोलिसिस टेक्निक है ठोस कचरे को बिना ऑक्सीजन के जलाना। पायरोलिसिस में जैविक और प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके तेल और गैस प्राप्त की जाती है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर के प्रदूषित होने का प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण प्लास्टिक डंपिंग, ये तो मानव निर्मित कारक है। वायु ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई, वन भी काटे जाते हैं इंसानों के द्वारा। जानवर कौन सा वन काटते हैं? भूजल प्रदूषित होगा चट्टानों से खनिजों के रिसाव, जैसे कि फ्लोराइड, भी है इसका आंसर। देखिए, कई क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से चट्टानों के घुलने के कारण मौजूद होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो वो तो 1972 है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। प्रोजेक्ट टाइगर पूछ ले तो 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ ले तो 1992, और प्रोजेक्ट टाइगर पूछ ले तो 1973। तो यहाँ आंसर है बी, 1986। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए 1986 में व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। 50 प्रश्नों की सीरीज में 40वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? ओजोन की बात होती तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ ग्रीन हाउस गैसों की बात हो रही है तो क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। 41वें नंबर का प्रश्न है, मृदा प्रदूषण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कीटनाशकों का छिड़काव, गलत। अधिक उर्वरकों का उपयोग, गलत। कचरे को मिट्टी में दबाना, गलत। वनीकरण यानी एफोरेस्टेशन, इसका उल्टा होता है डिफोरेस्टेशन, तो उससे तो बढ़ जाएगा मृदा प्रदूषण, लेकिन मृदा प्रदूषण को रोकना है तो वनीकरण। देखिए, पेड़ लगाने से मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, कटाव रुकता है और मिट्टी की जैविक गुणवत्ता बनी रहती है। लेकिन वर्तमान में हम उस पड़ाव पर हैं कि नए पेड़ लगाने से कहीं ज़्यादा कारगर है कि जो पुराने पेड़ हैं उनको कटने से रोका जाए, वरना कार्बन एमिशन हर दिन बढ़ता जाएगा जिस तरह से मानव उपभोग कर रहा है। 42वां प्रश्न है, शोर यानी नॉइस को कब प्रदूषण माना जाता है? ये प्रदूषण तब मानी जाती है जब इसकी तीव्रता 80 से 85 डेसिबल से अधिक हो जाती है। 80-85 डेसिबल से अधिक हो जाती है, डेसिबल ना कि मल। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 85 डेसिबल से अधिक का जो शोर है लंबे समय तक सुनने पर बहरापन पैदा कर सकता है, और बहरे हो भी रहा है यूथ धीरे धीरे,
क्योंकि हेडफोन का उपयोग करता है और हाई वॉल्यूम पे सुनता है। नंबर 43 पर आ जाइए। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है? बहुत सस्ते होते हैं, गलत। पारदर्शी होते हैं, रंगीन होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, गैर बायोडिग्रेडेबल है। देखिए, प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। यह नालियों को जाम करता है और जानवरों द्वारा खाए जाने पर उनकी मृत्यु का कारण बनता है और कैंसर कारक है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से क्या हो जाता है? स्केलेटल फ्लोरोसिस। फ्लोराइड से रिलेट करो फ्लोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी, सी है इसका आंसर। फ्लोराइड की अधिक मात्रा दांतों में पीलापन यानी डेंटल फ्लोरोसिस और हड्डियों में टेढ़ापन लाती है। ठोस कचरा प्रबंधन में लैंडफिल का क्या अर्थ है? ठोस कचरा प्रबंधन में लैंडफिल का अर्थ है कचरे को गड्ढों में भरकर मिट्टी से ढकना। देखिए, लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की एक प्रमुख जगह है। इसमें ठोस कचरे को बड़े बड़े गड्ढों में व्यवस्थित रूप से डंप करके दबा दिया जाता है और अंत में मिट्टी या अन्य आवरण सामग्री से ढक दिया जाता है ताकि पर्यावरण और प्रदूषण को नुकसान ना पहुंचे। खुले में डंपिंग जो होती है ना, खुले में डंपिंग ग्राउंड की तुलना में जो लैंडफिल है वो अधिक सुरक्षित है, लेकिन अगर इनका सही रखरखाव ना किया जाए तो इनसे निकलने वाला जो दूषित तरल है यानी लीचेट, वो भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकता है, ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है। नंबर 46, अम्ल वर्षा से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, गलत। मिट्टी का रंग नीला हो जाता है, गलत। मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, गलत। मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, बी है इसका आंसर। देखिए, अम्ल वर्षा मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम को बहा ले जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। 47वें नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्किन कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी यानी यूवी किरणें जब सीधे त्वचा पर पड़ती हैं तो वे डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे कैंसर और आंखों की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। येलो डस्ट किस देश में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख रूप है? येलो डस्ट पूर्वी एशिया में, चीन और कोरिया, भी है इसका आंसर। गोभी मरुस्थल से उड़ने वाली जो पीली धूल है चीन, जापान और कोरिया की हवा को प्रदूषित करती है, येलो डस्ट। कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक क्रिया, प्लास्टिक का पिघलना, धातुओं को जलाना। कंपोस्ट खाद सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक कचरे का अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, इसमें रसोई के गीले कचरे को बैक्टीरिया और कवक की मदद से जैविक खाद में बदल दिया जाता है। 50वें नंबर का प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? कौन सा है? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, लकड़ी को जलाओगे तब भी प्रदूषण ही फैलेगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाते क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का दहन नहीं होता। तो 50 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।